चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। हरियाणा में किसानों के लिए 3 नए कानून पास। 20 साल से खेती कर रहे किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। संभल विवाद में कूदी महबूबा मुफ्ती, बोली भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं। तेरा सिर कलम कर देंगे, केस करके गलती कर दी। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता को मिली धमकी। नोएडा के पास चिल्ला बॉर्डर पर लगा महाजाम, दिल्ली कूच करने पर अड़े किसान। ड्रैगन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा नेपाल, प्रधानमंत्री ओली 4 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के लिए चीन रवाना। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध तेज, कनाडा में सड़कों पर प्रदर्शन। 4 साल की लव स्टोरी को मिली मंजिल, मेरठ के वैभव ने जापान की रीसा से की शादी। राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने की नहीं मिली अनुमति, गाजियाबाद बॉर्डर से लौटे दिल्ली। जम्मू कश्मीर में बड़ी घटना, आतंकियों ने सैनिक पर बरसाई गोलियां, पूरा इलाका सील। ऐसे कैसे मिलेंगी नौकरियां, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, दागे कई सवाल। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। हरियाणा में किसानों के लिए 3 नए कानून पास। 20 साल से खेती कर रहे किसानों को मिलेगा मालिकाना हक। दोस्तों बता दें कि हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए विधानसभा के पहले सत्र में 3 नए किसान हितैषी कानून पास किए। बताते चले कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी कैथल में महाराजा सूरसैनी जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कृषि भूमि पट्टा अधिनियम 2024 लागू किया गया है, जिससे पट्टेदार किसानों को भू मालिकों के बीच विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा 20 साल से अधिक समय से समलात यानी सामूहिक जमीन पर खेती कर रहे किसानों को मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही गाँव में 500 वर्ग गज भूमि पर बने मकानों में 20 साल से रह रहे लोगों को भी मालिकाना हक प्रदान किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। संभल विवाद में कूदी महबूबा मुफ्ती, बोली भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं। दोस्तों पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के लिए एकजुट लड़ाई का रविवार को आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि लोगों को धर्म के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और मुझे अंदेशा है कि हमें 1947 जैसी स्थिति की ओर धकेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को रोजगार, शिक्षा, अच्छे अस्पताल और सड़कें उपलब्ध कराने में विफल रही और मंदिर खोजने के बहाने मस्जिदों को निशाना बनाकर लोगों का ध्यान भटका रही है। महबूबा ने कहा, देश में बिल्कुल यही हो रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 4 साल की लव स्टोरी को मिली मंजिल, मेरठ के वैभव ने जापान की रीसा से की शादी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के बद्रीशपुरम निवासी वैभव ने 2 दिसंबर को जापान की रीसा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की मुलाकात 4 साल पहले टोक्यो में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वैभव और रीसा पिछले 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों परिवारों की सहमति से यह शादी हुई। वैभव ने कहा कि रीसा ने उन्हें पहली बार ही पसंद कर लिया था, लेकिन 2 देशों की अलग अलग संस्कृतियों और रीति रिवाजों के कारण वह थोड़ी संकोच में थे, लेकिन अंततः एक दिन वैभव ने रीसा को प्रपोज किया और दोनों ने हाँ कहा। दोनों ने अपने परिवारों को बताया और आखिरकार शादी का निर्णय लिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ वैश्विक स्तर पर विरोध तेज, कनाडा में सड़कों पर प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और पुजारियों की गिरफ्तारी के विरोध की लहर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही है। इस्कॉन यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना सोसाइटी ने बताया कि रविवार को दुनिया के 1000 से अधिक मंदिरों में बांग्लादेश में शांति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। कनाडा में बसे बांग्लादेशी हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाने की अपील। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राहुल और प्रियंका गांधी को संभल जाने की नहीं मिली अनुमति, गाजियाबाद बॉर्डर से लौटे दिल्ली। दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को उत्तर प्रदेश के संभल जिले का दौरा करने के लिए निकले थे। उनका इरादा वहां हाल ही में हुई हिंसा में मारे गए लोगों से मिलने और स्थिति का जायजा लेने का था। हालांकि उनका काफिला
जिला गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद दिल्ली लौटने पर मजबूर हो गया। प्रशासन ने संभल जिले में विपक्षी नेताओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसका कारण स्थानीय हिंसा को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित करना बताया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में बड़ी घटना, आतंकियों ने सैनिक पर बरसाई गोलियां, पूरा इलाका सील। जम्मू कश्मीर में एक सैनिक को गोली लगने की सूचना है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल गांव के सोफी गुंड अरिपाल इलाके में बुधवार शाम को आतंकवादियों ने प्रादेशिक सेना यानी टीए के एक सैनिक को गोली मार दी। इस घटना में सैनिक की पहचान सोफी गुंड खान गुंड के मुश्ताक अहमद सोफी के बेटे डेल हेयर मुश्ताक के रूप में हुई। जो घायल हो गया उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ड्रैगन के साथ दोस्ती बढ़ा रहा नेपाल, प्रधानमंत्री ओली 4 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के लिए चीन रवाना। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को अपनी 4 दिवसीय चीन यात्रा के लिए प्रस्थान किया और यह उनके कार्यकाल की पहली पड़ोसी देश यात्रा है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान ओली 39 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार ओली चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष झाओ लेजी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान ओली पेकिंग विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 13 सिर कलम कर देंगे, केस करके गलती कर दी। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता को मिली धमकी। दोस्तों बता दें कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद मामले में याचिकाकर्ता और हिंदी सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी वाले फोन कॉल आए हैं। विष्णु गुप्ता को सिर कलम करने की धमकी दी गई। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता के मुताबिक धमकी देने वाला एक कॉल कनाडा से आया और दूसरा भारत से है। धमकी देने वाला बोल रहा था कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी, तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ऐसे कैसे मिलेंगी नौकरियां, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले स्तर 5.4% पर आ गई है। बेरोजगारी 45 सालों की रिकॉर्ड पर है। राहुल ने कहा कि जब तक विकास का लाभ केवल गिने चुने अमीरों तक सीमित रहेगा तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। बात साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को मिल रहा हो और किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और गरीब तरह तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हों। राहुल ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है। रुपया 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। राहुल ने आगे कहा कि पिछले 5 सालों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई या काफी कम हो गई। आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है। 10 लाख से कम कीमत वाले कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई है, जो 2000 से 2018 से 2019 में 80%। सस्ते घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर करीब 22% रह गई, जो पिछले साल 38% थी। FMCG प्रोडक्ट की मांग पहले से ही कम होती जा रही है। कारपोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 सालों में 7% कम हुआ, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है। वहीं उन्होंने डीमोनेटाइजेशन का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी और GST की मार से अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा घटकर 50 वर्षों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। ऐसे में नई नौकरियों के अवसर कैसे बनेंगे, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच चाहिए और बिजनेस के लिए एक न्यू डील उसका अहम भाग है। सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में 75 नहीं होंगे
76 जिले, महाकुंभ मेला बना एक नया जनपद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। दरअसल प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को देखते हुए अब एक और नए जनपद की घोषणा कर दी गई है। रविवार शाम को ही इस घोषणा के मुताबिक यह नया जनपद महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। 4 तहसील होंगे और 67 गांव शामिल होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की है। महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गाँव शामिल हैं। है कि महाकुंभ के आयोजन के कुछ दिनों बाद तक महाकुंभ मेला जिले का अस्तित्व रहेगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ 2025 आयोजित